हमारे धर्मशास्त्र में वास्तु के नाम पे आजकल जो जितना बनाया गया है डिमडाम, उतना कुछ भी नहीं है। वास्तु के नाम पे सिर्फ इतनी बात कही है। भगवान राघवाचार्य की बात बोल रहा हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बात कही है कि वास्तु के नाम पे बहुत ढकोसले अभी बाजार में विद्यमान हैं, पर हमारे धर्मशास्त्र में वास्तु के नाम पे सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि गृह प्रवेश के समय पे भगवान वास्तु की पूजा करिए, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन जिस घर में भगवान ठाकुर जी को भोग राग लगता हो, घंटी शंख वगैरह बजते हों, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है पश्चिम बंगाल के वर्धमान से, और इनका नाम है बीना। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको आज दशम स्थान के शनि और साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे लोगों का प्रभाव और साथ ही साथ मनुस्मृति की बात, ये तीनों बातें प्रमुखतया बताऊंगा। सबसे पहले शुरू कर देंगे आज के कार्यक्रम में मनुस्मृति की बात से। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में सुचिता की बात बताई है। इसमें उन्होंने सबसे पहले यज्ञोपवीत की बात की कि महिलाओं का यज्ञोपवीत नहीं होता, और ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत कब हो जाता है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का कब होता है, आयु की बात की है। उसके बाद सुचिता के मामले में बात करते हुए भगवान मनु ने बात कही कि मलमूत्र के विसर्जन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, जो गृहस्थ में है और ब्रह्मचारी है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको अपने लिंग मूल को एक बार धोना चाहिए। मलमूत्र के विसर्जन के बाद जल से एक बार धोना है, गुदा वाले क्षेत्र को 3 बार धोना चाहिए, और अपनी बाएं हाथ को 10 बार धोना चाहिए मिट्टी से, और जब तक हाथ से दुर्गंध ना जाए अच्छे तरीके से, तब तक हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। अब ये तो बात यहाँ रही। उसके बाद इन्होंने ये बात कही कि हमेशा ही, अब आप लोगों को क्या है, वास्तु के मामले में अभी कल ही परसों मेरे पास कोई फ़ोन आया था, और मैं जब कभी भी अपना वीडियो देखता हूं तो उसमें वास्तु के बड़े लोग आते हैं। मैं वेबिनार लॉन्च कर रहा हूं, तो मैं सेमिनार बना रहा हूं, तो मैं वर्कशॉप चालू कर रहा हूं। आप लोगों को मैं बड़ी गहरी बात बताऊं, हमारे धर्मशास्त्र में वास्तु के नाम पे आजकल जो जितना बनाया गया है डिमडाम, उतना कुछ भी नहीं है। वास्तु के नाम पे सिर्फ इतनी बात कही है। भगवान राघवाचार्य की बात बोल रहा हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बात कही है कि वास्तु के नाम पे बहुत ढकोसले अभी बाजार में विद्यमान हैं, पर हमारे धर्मशास्त्र में वास्तु के नाम पे सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि गृह प्रवेश के समय पे भगवान वास्तु की पूजा करिए, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन जिस घर में भगवान ठाकुर जी को भोग राग लगता हो, घंटी शंख वगैरह बजते हों, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। आजकल एक एक विजिट करने के लिए लोग 50-50 नहीं 5-5 लाख रुपए लेते हैं। बड़ी गहरी बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कोई मैं आपके फायदे की बात नहीं कर रहा, ना अपने नुकसान की बात कर रहा हूं। हमारे धर्मशास्त्र में महंगी वाली चीजें बताई ही नहीं गई हैं, सिर्फ सस्ती और बिल्कुल ही साधारण बातें बताई गई हैं। वास्तु के विजिट के लिए लोग 5-5 लाख रुपए लेते हैं महाराज जी, और उसमें तो सीढ़ी इधर बनाओ, तो घर इधर बनाओ, तो दरवाजा इधर बनाओ, तो खिड़की इधर बनाओ। ये सब चाइनीज पद्धति ला करके उन्होंने फेंग सुई को बना करके ये इतना बड़ा डिमडाम मचाया है कि पूछो मत। इस वजह से आप लोगों को, आप चाहे कितना भी बढ़िया वास्तु से, कितना लोग कहते हैं दक्षिण मुखी है, तो कोई कहते हैं उत्तर मुखी है। मैं खुद जिस घर में रहता हूँ वो दक्षिणामुखी है। अगर मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं करूंगा, संध्या वंदन नहीं करूंगा, तो मेरे घर में भी वही उसी वास्तु शास्त्री को बुलाना पड़ेगा। मैं तो इतनी बात कहता हूं, अगर आप अपने घर में चाहे कितना भी वास्तु से युक्त घर हो, अगर ठाकुर जी की पूजा होती रहे, शंख भेरी मृदंग वगैरह बज रहे हैं, और सुबह शाम आरती भगवान की हो रही है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। और सिर्फ अगर गृह प्रवेश के समय पे वास्तु भगवान की पूजा की जाए, घर का जो प्रधान मालिक है वो प्रत्येक दिन कम से कम सूर्यार्घ वगैरह दिया करे। घर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पढ़ने का कमरा और उनके पढ़ने की दिशा, जो पढ़ते समय उनका मुख हो, वो या तो पूरब की तरफ हो या तो उत्तर की तरफ हो। फिर उसे कोई वास्तु दोष, और उसके फिर किसी भी कितने लोग तो ये कहते हैं आपका घर जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक नुकसान होगा।
हाँ, मिट्टी जरूर खराब होती है। आपको घर जमीन खरीदने से पहले वहां की मिट्टी जरूर किसी दैवज्ञ व्यक्ति से चेक करा लेना चाहिए, अन्यथा बने बनाए घर को तोड़ फाड़ करके इधर उधर वास्तु के हिसाब से सेट करने का कोई अर्थ नहीं। सिर्फ पैसे की बर्बादी, और वास्तु शास्त्री को पैसे देने का काम है। सीधी बात, नो डिमडाम, और बिल्कुल कोई कटपिट नहीं। आपको करना है करिए, बाकी सीधी बात है। आइए अब विषय पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली में सबसे पहले बताऊंगा दशम स्थान के शनि के बारे में। जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि बैठेंगे, और यहां पे बैठे हैं कन्या राशि में, ऐसी अवस्था, और आपकी भी कुंडली में शनि को, जैसे सूर्य को उत्पत्ति का कारक माना गया है और चंद्रमा को स्थिति का कारक माना गया है। ध्यान से समझिएगा, सूर्य जो है वो भगवान नारायण के साक्षात स्वरूप हैं, और वो त्रेता के प्रधान देवता के रूप में उपस्थित हैं। सतयुग में ब्रह्मदेव की पूजा, ब्रह्मदेव उनके आराध्य होते हैं सतयुग के। उसके बाद त्रेता में भगवान रवि हो जाते हैं, द्वापर में भगवान नारायण हो जाते हैं कृष्ण, और कली काल में भगवान शिव हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उत्पत्ति के कारक सूर्य होते हैं और स्थिति के कारक चंद्रमा होते हैं। उसी तरीके से विनाश के कारक शनि होते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि होते हैं मजबूत स्थिति में, मकर राशि के भी शनि मजबूत नहीं होते, कुंभ के शनि अच्छे होते हैं, तुला के शनि अच्छे माने जाते हैं, पर कन्या के शनि द्विस्वाभाविक राशि में होने के कारण व्यक्ति के आरंभ में, व्यक्ति का जो जीवन होगा उसके आरंभ में उसको कष्ट होता है, बाद में चल करके वो धीरे धीरे अपनी अवस्था को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर शनि बैठे हैं आपकी भी कुंडली में, तो व्यक्ति वाद विवाद करने वाला नहीं होता, एकांत प्रिय होता है, और नौकरी करना उसके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। नौकरी करने के मामले में उसे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, दशम स्थान में शनि अगर बैठे हों तो व्यक्ति को चिरंतन सुखों का भोक्ता बनाने के साथ साथ उसको चल अचल संपत्ति का मालिक भी बनाते हैं, और वो 26वें वर्ष के बाद उसके जीवन में करियर में उत्थान होते देखा जाता है। 36वें वर्ष के बाद उसके जीवन को स्थायित्व प्राप्त होती है, और 56वें वर्ष के बाद उसके जीवन में स्थिरता और भी मजबूत हो जाती है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। दूसरे नंबर पे इनकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद के, और इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 डिग्री के बैठे हैं। अब ये अवस्था कि जब जन्म कुंडली में मीन राशि का निर्माण हो रहा है, अभी पंचांग बाकी है, मीन राशि का निर्माण हो रहा है, तो इनके ऊपर से 7.5 है, और जिस राशि में बैठे हैं चंद्रमा, उस राशि का अधिपति गज केसरी योग लगा करके, हालांकि यहाँ पे गज केसरी योग का प्रभाव कम होगा क्योंकि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं, पर गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति में विदुषी होने का गुण देखा जाएगा और वो प्रभावित करने की क्षमता से युक्त होंगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति धर्मज्ञ और धर्म का पालन करने वाला यथोचित होता है, अपने माता और पिता से सुख प्राप्त करने वाला होता है। तुला के शनि व्यक्ति को माता पिता का भी सुख देते हैं, पर कन्या के शनि कई बार यहाँ पे आपको पिता का सुख कम कर देते हैं और पिता से मतभेद हो जाती है। कई बार वो इतना ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं कि पिता से एक सेकंड में बैठने का मन ही ना करे, वो तुरंत ही अनुशासन वाली बात करने लगते हैं जो जातक को पसंद नहीं आता। इस गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव और मंगल का भी प्रभाव होगा, इस वजह से व्यक्ति के अंदर नौकरी करने का गुण होगा और वो शिक्षकीय गुणों से युक्त होगा। मंगल और बुध तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव पे देख रहे हैं और अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे, और भाग्य भाव के अधिपति धन भाव में बैठ करके धनवान योग भी लगा रहे हैं। धन भाव के सूर्य और उस पे गुरु की दृष्टि जो लग्नेश होकर के दशम स्थान में लक्ष्मी संपन्न योग लगा रहे हैं। ये जातक के जीवन में लक्ष्मी और साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, अपने पैरों पर खड़ा होना, इतना ही नहीं, वो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा चिरंतन और मोरालिटी के मामले में बहुत ही ज्यादा दिव्य इंसान बना देते हैं। इनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र के साथ केतु और गुरु का प्रभाव धन भाव को बलवान बनाएगा, क्योंकि धन भाव के अधिपति दशम स्थान में ये व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी भी अगर करवाए तो बहुत अच्छा है। नौकरी ही करनी चाहिए, व्यापार वगैरह का योग इस कुंडली के लिए उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि व्यापार भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं जो 12वें और पंचम के अधिपति हैं, पर वस्तुतः व्यापारेश नीचा भिलासी हैं, और वस्तुतः शुक्र भी जन्म कुंडली में धन भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी स्थिति 11 डिग्री की है, खराब नहीं है, पर फिर भी व्यापार के लिए ये कुंडली उतनी बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि व्यापारिश मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। और नीचा विलासी होने के साथ साथ चंद्रमा पे शनि का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कई बार कमजोर और
बेवजह की बातों में उल्टा करके रखने वाला, उलझा करके रखने वाला होता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में पंचांग पे लेके आता हूँ। इनका जन्म हुआ उत्तरायण, इस वजह से इस कुंडली के लिए जो भाग्य भाव के अधिपति सूर्य हैं और धन भाव में बैठे हैं महाधनी योग लगा करके, और वो जातक को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ ज्ञानी और सत्य बोलने वाला बनाएंगे। इतना ही नहीं, शनिवार को जन्मे होने से और शनि के दशम स्थान में धन और पराक्रम के अधिपति होकर के तीसरे भाव में और शनिवार के जन्मे होने का प्रभाव होगा कि व्यक्ति अब अपने पिता से संबंधों को कमजोर कर सकता है और धन कमाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य जनित समस्याएं पैदा होंगी, नेत्रों से और गले से संबंधित समस्या हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार उसको जांघों में दर्द की समस्या होती है, एक्सीडेंट वगैरह का योग भी बनता है। और इतना ही नहीं, वो कई बार असंतोषी प्रवृत्ति का होता है और दुखी भी होता है। ये शनिवार के जन्मे होने का प्रभाव। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, ये शनि की ऋतु है और इस काल से भी व्यक्ति का कार्य थोड़ा विलंब से होता है। दशम स्थान, 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे है, इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत असभ्यता का परिचय मिलता है, गंदगी का परिचय मिलता है। मोटे नख, आंखें भद्देदार, मतलब आंखें जो होती हैं वो गद्दीदार होती हैं और नेत्रों की शक्ति कई बार कमजोर होती है और कई बार चाह चाह करके भी व्यक्ति अपने ही फायदे को नुकसान में बदलता रहता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक और सिद्ध योग में जन्मा है जातक। इस वजह से अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा पारंगत बनाने के लिए सदैव ही व्यक्ति रिसर्चर होता है, साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक पद्धति से जीवन जीने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण इनका दाम्पत्य कमजोर ना हो, लेकिन दशम स्थान से बैठ करके 7वीं दृष्टि से यहाँ देखने के 10वीं दृष्टि से यहाँ देखने के कारण कई बार दाम्पत्य को कमजोरी मिल सकती है। और सप्तम स्थान के अधिपति बुध जन्म कुंडली में मंगल जैसे पापक ग्रह के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रेम विवाह करता है या एक विवाह से 2 विवाह में बदलता है स्थिति, लेकिन कई बार उसको संतान से भी दिक्कत होते देखी जाती है। इस वजह से अपनी संतति के साथ कभी भी मतभेद ना करें और उनको लेकर के सदैव ही सजग भाव बनाए रखें। ये आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें। अब मैं आपको भाव पे लेके आता हूं। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना लक्ष्मी योग बनाएगा और शनि के साथ बैठने से लग्नेश, धनेश और पराक्रमेश एक साथ बैठे हैं, इस वजह से मैं इसे भी खराब नहीं कहूंगा। धन भाव और पराक्रम भाव के अधिपति का तृतीय भाव या दशम स्थान में जाना खराब नहीं है, लेकिन यहां नौकरी के योग बनेंगे, प्राइवेट या सरकारी। तृतीय भाव में मंगल और बुध का बैठना, तृतीय भाव में मंगल और बुध का बैठना यहाँ पे व्यक्ति को क्रिएटिव बनाने के साथ साथ भाग्यशाली और इतना ही नहीं, उसके मेहनत के परिणाम को कमजोर देने वाले के साथ साथ मेहनती बनाने का प्रभाव दिखाएंगे। वहां मंगल जो बैठे हैं वो शतभिखा नक्षत्र के बैठे हैं 7 डिग्री के, और बुध जो बैठे हैं वो 11 डिग्री के शतभिखा में। ऐसी स्थिति, ये दोनों ग्रह जो बैठे हैं वो राहु के नक्षत्र में, और वो राहु जन्म कुंडली में अष्टम में व्यक्ति को बेवजह की बातों से चिंता पैदा करने वाला बनाएंगे और उसका पराक्रम कई बार नुकसान में भी जाता रहेगा। धन भाव में सूर्य के साथ शुक्र व्यक्ति के मन स्थिति को चंचल और कई बार असाधारण बनाएंगे। इतना ही नहीं, कई बार वो बहुत ही ज्यादा घमंडी भी हो सकता है या अपने मन का करने वाला, और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठतम विचारों के कारण उसके दिमाग में प्रश्न कम बनते हैं या वो समझौतावादी प्रवृत्ति को अपनाने वाला भी हो जाता है। चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, इसके कारण व्यक्ति का मन शांत है, अपवित्र नहीं है। अगर खास करके कहें तो अभी तो शुक्र की दशा चल रही है, जिसमें व्यक्ति कई बार अपनी दुश्मनी बढ़ाता है और कई बार उसके दोस्त भी तुरंत तत्काल में बदल जाते हैं और दुश्मनी में वो चीजें बदल जाती हैं। इस वजह से अभी अपनी शत्रुता किसी के साथ भी बढ़ाए नहीं, और जो बना हुआ है उसको भी मित्रता में बदलने की पूरी कोशिश करें। पंचम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, इस वजह से व्यक्ति के पढ़ाई में रुकावट आती है, संतान में दिक्कत होती है। छठवें भाव के अधिपति का धन भाव में बैठना ये ऋण योग बनाएगा। हालांकि छठवें भाव के अधिपति शुक्र पे गुरु की दृष्टि और छठवें भाव पे भी गुरु की दृष्टि व्यक्ति को नौकरी में लाभ देने वाली होगी। सप्तम भाव के अधिपति का तीसरे भाव में मंगल के साथ जाना प्रेम संबंधों में रखने वाला, और कई बार व्यक्ति को मन मुताबिक प्रेम संबंधों में लाभ नहीं मिलने वाला भी होता है, मतलब प्रेम किसी और से, विवाह किसी और से, ऐसा भी होता है। छठवें भाव की स्थिति में राहु ने सूर्य, शुक्र और प्रभाव में है। राहु की 12वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे, और 5वीं दृष्टि 12वें, 7वीं दृष्टि यहाँ पे, और 9वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है। इस वजह से यहाँ के लिए वो व्ययशील बनाएंगे,
सातवीं दृष्टि से सूर्य और शुक्र पे देखने के कारण यहाँ भी व्यक्ति में व्यय की स्थिति देखी जाती है। और चतुर्थ स्थान पे नवीं दृष्टि देखने के कारण कई बार मन से कमजोरी होती है, क्योंकि अब आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा शनि से दृष्ट और राहु से दृष्ट। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क और घर में परिवार में कलह के वातावरण बनते हैं। लेकिन एक बात और भी कहूंगा, जो ये अच्छी बात है कि चतुर्थ स्थान के अधिपति जो गुरु हैं वो मंगल के 8वीं दृष्टि से दृष्ट हैं और चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जा करके, माता को थोड़ा बहुत बीमार देख रहा हूं, लेकिन अपने नाम पे अगर अचल संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है तो 100% उसके योग बनेंगे। 7वें भाव की स्थिति बात करी, व्यापार नहीं। अष्टम भाव की स्थिति, राहु बेवजह का दिमाग नुकसान करेंगे और बेवजह की चिंताएं व्याप्त करते हैं। 9वें भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, पर राहु से दृष्ट है, इस वजह से भाग्य का सुख कम और कई बार व्यक्ति कट्टर हिंदू हो जाता है। 10वें भाव का प्रभाव व्यक्ति को नौकरी का योग बनाएगा। 11वें भाव की स्थिति, धन भाव में लाभकारी योग और 12वें भाव के अधिपति का तीसरे भाव में बैठना ये व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश और मेहनती बनाएगा। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को प्रेमी और दाम्पत्य का सुख अर्जित करने वाला, पर घर में कलह का वातावरण राहु मंगल बनाएंगे और कई बार व्यक्ति को घर का सुख कमजोर होता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ के अधिपति जो गुरु हैं वो 9वें भाव में बैठे हैं और मंगल जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति को घर में और उसका मन और कई बार उसकी निद्रा भंग होते देखी जाती है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण पत्नी और पति में मतभेद होने के साथ साथ कई बार वैचारिक भाव कमजोर होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और कई बार पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा भी करना पड़ता है। 10वें स्थान में केतु कई बार व्यवहारिक जगत में कमजोरी दे देते हैं और 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा कई बार घर से दूर रहने के लिए बेबस करते हैं। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, 12 में सूर्य और बुध, इस वजह से जन्म स्थान से दूर जाना बढ़िया रहेगा। और धर्म को पहचानने की आवश्यकता है। आपको हमेशा ही राजनीति से बच के रहना चाहिए, राजनीतिज्ञों से बच के रहना चाहिए, कुपात्र की दृष्टि से बच के रहना चाहिए, अपने कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के मंगल जन्म कुंडली में लग्नेश को देख रहे हैं जो 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं। यहाँ पे भी शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में, व्यापार का क्षेत्र थोड़ा ठीक ठाक पर नौकरी ठीक है इस कुंडली के लिए। यहाँ पे भी मंगल स्वग्रही है, लाभ मिलता है। गुरु और शनि का प्रभाव आपके व्यापार को, आपके नौकरी को और आपके प्रभावों को, दशमांशा कुंडली के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध 12 में है तो व्यक्ति को बैंकिंग भी करा देते हैं, फिनांस से संबंधित काम करा देते हैं। और उच्च के शनि के साथ गुरु का बैठना व्यक्ति के पति को या व्यक्ति के घर में अगर कोई कारोबार करना चाहे तो कर सकता है, पर ये व्यक्ति व्यापार ही करे। धन कमाने के लिए ये दिशा उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहे। धन कमाने के लिए वैसे इस दिशा में उत्तर बहुत अच्छा है, इस कुंडली के लिए उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा बहुत अच्छी है। अपने नाम पे चल अचल संपत्ति इकट्ठा करना हो तो भी बहुत अच्छा है। नक्षत्र के आधार पे हस्त बहुत अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद अच्छा है, श्रवण अच्छा है, मृगशिरा, ये सब नक्षत्र अच्छे बनेंगे। अंक के आधार पे ये कुंडली 5 बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ नक्षत्र दिन बताया गुरुवार और रविवार का। इतना ही नहीं, अब मैं आपको आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग पे लेके आता हूँ। अब बात करेंगे अष्टक वर्ग पे। आपकी कुंडली में जो अष्टक वर्ग की मैं स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पे आपको अपने करियर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में आपको धन बचाने पे भी कोशिश करने की आवश्यकता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अपने मूल जन्म स्थान को कभी छोड़ना नहीं है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में आप जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा, पर आप मेहनती थोड़े हैं कम। अगर हो सके तो अपने आप को और भी ज्यादा मेहनती बनाइए और आलस्य का भाव आपकी कुंडली में नहीं होना चाहिए। लग्नेश के साथ शनि बैठे हैं, आपको प्रतिक्रियावादी बना रहे हैं और कई बार तार्किक बनाने के साथ साथ आपको आलसी भी बना रहे हैं और आपके काम को मंद भी कर रहे हैं। आपकी कुंडली में आपके जो पतिदेव हैं और आप में आप डोमिनेटिंग नेचर के ज्यादा हैं और आपका वर्चस्व ज्यादा रहेगा। अगर नहीं है तो उस पर कोशिश करिए। घर परिवार में सुख शांति का माहौल थोड़ा कमजोर है। अगर हो सके तो महामृत्युंजय वगैरह का जप या कभी कभी शिव जी का अभिषेक और दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह अवश्य करवा लेना चाहिए। इससे वृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में आपको अपने पति को प्रेम और भी ज्यादा करना है और उन पे समय देने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में नौकरी सबसे ज्यादा अच्छी है, अल्टीमेटली व्यापार बिल्कुल ही नहीं है। और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत और अपने समस्याओं को और मूल समस्याओं पे समझने की शक्ति आपके पास बहुत अच्छी है। भाग्य का सुख इस कुंडली में कमजोर मिल रहा है, इस वजह से भगवान सूर्य नारायण की उपासना, आदित्याय नमः का जप और रविवार को नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के आधार पे अभी शुक्र है, इस वजह से पुखराज भी धारण कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, आपको अपने करियर पे सबसे ज़्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में प्राप्त बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने पे बहुत फायदा होगा। ये अष्टक वर्ग के आधार पे मैंने आपको आपकी कुंडली बताई है। अब मैं आपको आपकी कुंडली में लेके आता हूँ होरा चार्ट पे, जिसमें मैं जो स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पे जो बात मुझे समझ में आ रही है, ग्रहों की डिग्री के आधार पे ग्रह विभिन्न होरा में जाते हैं और उसके आधार पर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपको आपकी दशा में बहुत अच्छा धन देने वाली है। और अभी आपके ऊपर से शुक्र की ही दशा चल रही है। अगर संभव हो सके तो इस दौरान शत्रुता छोड़ करके सबसे मित्रता करिए और धन ले करके धन कमाया कैसे जाए इस पे दिमाग ज़्यादा लगाइए। आप सरकारी बॉन्ड में बहुत ही अच्छा धन कमा सकते हैं। निवेश अगर करना है तो आप सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चल अचल संपत्ति का योग बहुत अच्छा है। आप संपत्ति खरीदने बेचने का काम भी कर सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री का काम, टाइल्स मार्बल वगैरह का काम, इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम भी आपके नाम पे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, खाने पीने से संबंधित भी कारोबार आपके नाम पे किए जा सकते हैं। अब एक बात और बता दूं, इस कुंडली में गुरु की दशा, मंगल की दशा, सूर्य बुध की दशा बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें से गुरु, मंगल और सूर्य की दशा बहुत अच्छी रहेगी और आगे भी इनका अंतर आपको धनवान बनाने के लिए काफी रहेगा। इतना ही नहीं, आपको सबसे ज्यादा कष्ट शनि की दशा में होगा, जिसमें मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अभी आपके ऊपर से 7.5 का प्रभाव भी है और वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमजोर सा है, इस वजह से चलाइएगा बहुत कम, सावधान होकर के। लेकिन इस कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा है और भाग्य में कर्म समाहित है। अगर कर्म करेंगे तो आपके भाग्य का सुख आपको मिलता रहेगा। इस कुंडली में रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छी है। इस मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है। अपने नेत्रों का विशेष ख्याल रखिए, खास करके दाहिने। इसके साथ साथ पाचन तंत्र खराब ना हो और आप घमंडी ना हो जाएं, अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभवी ना बना लें और समझें, ये आपको परेशान कर सकता है। तब तक के लिए मांसाहार बिल्कुल वर्जित है। आप बंगाल के हैं और मेरे पास एक बंगाल की कुंडली आई थी, उसमें मैंने उनको बड़ी डांट लगाई थी जोर से। हाँ डांट लगाई थी जोर से। 7 दिन के बाद उन्होंने फोन करके कहा कि पंडित जी अब मैं मांस नहीं खाऊंगा। 7 दिन के बाद। और मैं जब फोन पे बात करता हूँ तो लोगों से जब मुझे गलती लग जाती है तो बहुत डांटता हूँ और ज़बरदस्त डांटता हूँ। ये सच्ची बात है, क्योंकि आप मेरे पास अगर आए हैं तो आपको मैं आपके हिसाब से तो बात नहीं ही करूँगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ जो बात है वो यही है कि सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो सच्चाई। अभी कल परसों की बात है, 12-15 साल की माता जी आई थी, बच्चे की माँ थी, 15-16 साल का बच्चा था, पर उनकी शादी नहीं चली। मैंने उनको कहा कि अब विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। आधुनिक सिद्धांत के आधार पे आपको नई ज्योतिषी कहेंगे कि विवाह कर लीजिए, पर धर्मशास्त्र जो कहता है वो ये कहता है कि महिलाओं को, माता बहनों को अपने घर परिवार में अपने पति और अपने बच्चों को उत्तम संस्कार की आवश्यकता है। और इस वजह से ही हमारे घर कई बार टूट रहे हैं और हमारे ही घर के लोग हमारे प्रबल दुश्मन बन रहे हैं, क्योंकि हमारी माता बहनों का घर से निकलना आसान हो गया है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने संस्कार वाली पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दिया है। इस वजह से सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते रहें और अपने परिवार को शिक्षित करते रहें धर्म शास्त्रों के बल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।